तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका लगभग 15 से 20 जाएगा। 15 से 20 हज़ार, हाँ, 1 एकड़ पर। और वो सेल होगी कितने में, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा अगर खीरा? हम मार्च में निकाल देते हैं। हाँ, मोटा मोटी। हाँ, हाँ, तो 1.5 लाख रुपए। यानी कि 20,000 लगाकर, और मैन पावर 20,000 प्लस मैन पावर। हाँ, मैन पावर 20,000 प्लस मैन पावर मोटा मोटी। हाँ। और 1 एकड़ खेती हाँ, के साथ अगर हम करें तो हम 1 से 1.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत गाँव का देश है, भारत गाँव में बसता है। और जो भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड का होता है। लेकिन आजकल जो है लोग एग्रीकल्चर की तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि एग्रीकल्चर में अब जो है आय के उतने साधन नहीं हैं, एग्रीकल्चर में उतनी कमाई नहीं है, इसलिए लोग एग्रीकल्चर से बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं जहां लोगों ने एग्रीकल्चर या खेती के माध्यम से ही एक नज़ीर पेश की है और आय के साधन के रूप में उसको न सिर्फ डेवलप किया है बल्कि कई लोगों को उसमें जोड़कर उनके लिए भी रोज़गार के नए अवसर प्रदान किए हैं। हम इस समय गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के जानीपुर गांव में हैं। इंद्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं और इनसे हम जानेंगे कि ये खेती करते हैं यहाँ पर, और खेती ऐसी करते हैं कि आप इनकी पूरी खेती, इनके पूरे पैटर्न को देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे ये गांव में रहकर भी बड़े बड़े जो शहरों में जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम बहुत पैसा कमाते हैं, उनको ये कैसे मात दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बधाई कि आप किसानी को लेकर आगे काम कर रहे हैं, किसानी को लेकर एक आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बताइए किस तरह की खेती करते हैं आप, कब से करते हैं? हम 2002 से खेती करते हैं और जब खेती हम शुरू किए उस समय कैश क्रॉप पे ही हमने शुरू किया। नगदी फसल पे? नगदी फसल। मुख्य रूप से क्या क्या उगाते हैं? जैसे मिट्टी का भी तो फर्क होता है ना कि किसी मिट्टी में कुछ फसलें होती हैं, किसी मिट्टी में कुछ फसलें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस समय ये जो क्षेत्र है ये बांसगांव में पड़ता है। बांसगांव में पड़ता है, जानीपुर। बांसगांव और गोला के बीच में है ना जानीपुर। जी। तो क्या क्या उगाते हैं आप फसलों में? देखिए, प्रमुख रूप से हम आलू की खेती करते हैं। हाँ। और आलू के बाद जो है ये यानी कम से कम समय में आलू खुदे, आलू खुदने के तुरंत बाद जो है नगदी ग्रीष्मकालीन फसलें उगाई जाएं। क्या क्या उन फसलों में नाम बताएंगे? आलू के बाद जैसे ये आपकी ये हम देख रहे हैं। हाँ, इधर दिखाइए। ये क्या अभी किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ये इसमें पूरा का पूरा सीड पड़ चुके हैं। किस चीज़ के? खीरा। क्या खीरा? ये पूरा तीनों नहीं। अच्छा। ये 2 लाइन खीरे की है। ये 2 लाइन खीरे की है और तीसरी लाइन वो टमाटर है। वो टमाटर है। तो इसके ऊपर अभी ये पॉलीथीन जो है लगाई जाएगी जी, ताकि इसको जो कड़ाके की ठंड है या मतलब किस चीज़ से बचाने के लिए लगाई जाती है ये? नहीं, जैसे इसको जब हम कवर करते हैं तो अभी एक चीज़ इसमें नहीं लगाया गया है। ये 100 वाट के बल्ब लगाए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देने के लिए। हाँ। और इसको कवर जब कर देंगे हम तो यहाँ पे जो है इस जगह पे मिट्टी से इसको ढक देंगे। और इसको जब अभी टेम्परेचर देना है मुझको, तो ये बोरा है आपका, ये बोरा। हाँ, ठीक है। ये बोरा जो है इससे कवर कर देंगे, इसको ढक देंगे। ठीक है। और ढकने के बाद जो है फिर एक बरसाती, हल्की बरसाती, जैसे ये बरसाती जी, वो तो ऊपर से रहेगी। अच्छा। इसके ऊपर भी फिर वो बरसाती डाल दी जाएगी। इसकी ज़रूरत उसको गर्मी देने के लिए? हाँ, टेम्परेचर मेंटेन रहने के लिए। मेंटेन नहीं, चूँकि ये बिलो टेम्परेचर है इस समय। और जर्मिनेशन के लिए एक निश्चित तापक्रम चाहिए। वो तापक्रम हम यहाँ बना देते हैं। तो ये कितने दिन में यहाँ से निकल के खेतों में चला जाएगा? ये 20 से 25 दिन के अंदर में चला जाएगा। तो ये इसमें कितने ये जो है सीड आपने यहाँ पर रोपे हैं, इससे कितने एकड़ खेती में या कितने खेती में इसको? ये आपका 2 एकड़ का है। 2 एकड़ की तैयारी है। ये दोनों मिला के 2 एकड़? ये 1 एकड़ है। अच्छा, 1 एकड़। अच्छा, ये एक एकड़ में लगाएंगे। तो इसके अलावा और उसमें टमाटर आप बता रहे हैं जी, तो उसके लिए भी यही लगभग यही प्रोसेस होगा? हाँ, लगभग प्रोसेस यही है, क्योंकि उसमें जो है आपका ट्रे जो होगा, ट्रे के जो सीड की संख्या उसमें बढ़ जाती है। वो रखते हैं हम 98, 100,
एक ट्रे में, और ये 50 का ट्रे होता है। तो अच्छा ये बताइए कि आपने कृषि की पढ़ाई की है या कहीं से ट्रेनिंग लिया है, कैसे ये सब चीज़ें? क्योंकि आम किसान जो हम जितने भी जानते हैं मैक्सिमम, वो इन सब खेती से तो बहुत दूर है, वो केवल गेहूं और धान की फसलों पर अभी निर्भर हैं। जी, मैं यूपी कॉलेज से, वाराणसी से 88 में पास आउट हूँ, MSc AG एग्रीकल्चर से। हॉर्टिकल्चर से। तो ये बताइए कि कितनी लागत आई होगी इस पर, और जब खेतों में जाएगा या जब तक फसल पूरी तैयार होगी तब तक कितनी लागत का अनुमान है? देखिए, अलग अलग फसल पे हम इसकी बात करें तो खीरे की बात करेंगे तो खीरा आपका लगभग स्ट्रक्चर और ट्रे सभी कुछ को मिला दिया जाए तो बीज के साथ करीब 10,000 के ऊपर चला जाएगा। ये पूरा एक एकड़ के लिए? हाँ। अच्छा, और ये फिर इसको तैयार होने में कितना समय आपने बताया लगेगा? ये मतलब फसल 20 से 25 दिन। नहीं, मतलब पूरा फसल जब वो खीरा तैयार हो जाए तब, यानी फसल पूरी होने पर पूरी होगी आपकी करीब 90 से 100 दिन के 90 से 100 दिनों में, यानी कि 20-25 दिन इसको जोड़ लें और 90 दिन वो, आखिर दोनों मिला के 90 दिन? नहीं, दोनों मिला के 90 दिन, यानी कि 90 दिन में ये 10,000 की पूंजी इधर लगेगी और खेतों में फिर वहाँ भी खाद वाद डालना होगा, सिंचाई करनी पड़ती होगी। हाँ, चूँकि उसमें वही मल्चिंग होती है, कल्टीवेशन होता है, रिप्लांटेशन होगा, मैनेजमेंट है, फिर उसमें ये खड़ी मचान पे लगेगा। उसके लिए मतलब वो ऊपर चढ़े, इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाना पड़ता होगा। खड़ी झमड़ा जिसको गाँव में कहते हैं। नहीं, झमरा ऊपर से होता है। अच्छा, झमरा ऐसे होता है ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ, ये खड़ी मचान रहेगी। खड़ी मचान बोलते हैं इसको। ओके। कितना पूंजी लगभग मोटा मोटी, जैसे क्योंकि ना सारी चीज़ें आर्थिक पर जाकर डिपेंड करती हैं, कोई भी कृषि, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है कि लोग ये समझें कि खेती से भी अच्छी अर्निंग की जा सकती है, तो फिर वो यही समझना चाहते हैं कि कितनी पूंजी पर कितना, एक मोटा मोटे स्ट्रक्चर समझना चाहें तो हम कितनी पूंजी में ये पूरी तैयार होगी और फिर उसकी बिक्री पर कितना आ सकता है? 1 एकड़ पे आप अगर खीरे की बात करें तो मेरा अंदाज है मोटा मोटी, मतलब वो तो भाई कई बार वेरी करता है, चाहे वो मौसम पर वेरी कर सकता है या नहीं, फसल वेरी करेगा ना। लेकिन जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो तो उसमें भी, जैसे मान लीजिए बारिश हो गई तो सिंचाई का आपका हो सकता है बच जाए। नहीं भी थोड़ा वही बता रहे हैं आपको कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन दूसरा है और जो अन्य चीज़ें हैं वो दूसरी है। तो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका लगभग 15 से 20 जाएगा। 15 से 20 हज़ार? हाँ, 1 एकड़ पर। और वो सेल होगी कितने में, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा? अगर खीरा हम मार्च में निकाल देते हैं मोटा मोटी, हाँ, तो 1.5 लाख रुपए, यानी कि 20,000 लगाकर, और मैन पावर 20,000 प्लस मैन पावर। हाँ, मैन पावर 20,000 प्लस मैन पावर मोटा मोटी। और 1 एकड़ खेती के साथ अगर हम करें तो हम 1 से 1.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं। ये खीरे की बात हो गई। इसके अलावा आप आलू भी और टमाटर की भी बात करते हैं, मोटा मोटी अगर उसका हम इस तरह कैलकुलेशन करें तो उसका क्या कर सकते हैं? एक कास्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर लेस कर दिया जाए ये आलू का, तो 70 से 75 हज़ार रुपये एकड़ प्रॉफिट हो जाएगा आपका। प्रॉफिट कितने उसके आलू में? कितना आलू? 90 दिन। 90 दिन। तो आलू का वो कॉस्ट कितना जाएगा फिर उसकी सेलिंग? तो उससे नहीं, हमने प्रॉफिट आपको बताया। नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उसका लागत लगभग कितनी जाएगी और कितना, अगर आप सीड से शुरू करेंगे अगर तो लगभग 10, 15, 25 हज़ार, 25 से 30 हज़ार, 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़? नहीं, बीघा। अच्छा, प्रति बीघा। यानी हमारे यहाँ का बीघा जो है वो 2.5 बीघे का 1 एकड़ होता है। और उसकी सेलिंग जाएगी कितनी? वो तो मार्केट के रेट पर डिपेंड मार्केट, लेकिन प्रॉफिट जो है आपकी 70 के लगभग दे देगी, लगभग अनुमानित है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो किसान कहते हैं कि एक तो कुछ किसान उगा नहीं पाते हैं, अगर कुछ किसान उगा भी लेते हैं तो उनका ये है कि बेचे कहाँ, उनके सामने ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि बेचे कहाँ, मार्केट कहाँ है। तो आप क्या करते हैं, आप कहाँ मार्केट तलाशते हैं, कहाँ बेचते हैं चीज़ों को? जैसे मैं तो केवल कौड़ीराम में ही अभी तक मंडी मेरी थी, और वो तो कौड़ीराम में थोक में आप मार्केट में जो वहाँ पे फूड बेचते हैं उनको लाके आप सीधे सेल कर देते होंगे। वो कमीशन बेस पे लेता है। कमीशन बेस पे। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो फिर गोरखपुर भी ले जाएंगे? नहीं, अभी तक की स्थिति है ये। अभी तक नहीं, अगर बढ़ा तो
आप बता रहे थे कुछ प्लान कर रहे हैं आप बड़ा कि हाँ। उसमें ले जाएं क्या? अब हमने ये सोचा है कि खेती को ही कंपनी बनाया जाए और उसमें जो है जो मॉल्स के प्रोडक्ट हैं, हाँ, शॉपिंग मॉल्स के जैसे मेरे यहाँ ब्लैक गोल्ड है इस समय, ब्लैक गोल्ड आलू है, कुफरी नीलकंठ है, ये मॉल्स के प्रोडक्ट हैं। हाँ वहाँ बिकते हैं। हाँ। फैंसी प्रोडक्ट है क्या? हाँ फैंसी प्रोडक्ट है। और तरबूज जो है इस दफ़ा लगने जा रहा है मेरा। अलग अलग आप बताएं, अलग अलग वैरायटी का तरबूज। हाँ वो ये है कि अभी तक आप ये देखे होंगे कि टीएस किया जाए अगर तरबूज का तो लाल रहता है, हाँ। लेकिन जानीपुर में इस दफ़ा आप पीला भी देखेंगे, धानी भी देखेंगे। तरबूज के लिए कहा जाता है कि वो नदी के किनारे बालू रेतीले स्थल में पैदा होता है, ऐसा क्या सामान्य मिट्टी में उसको उगाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल उगाया जा सकता है। इसलिए वो पहले कहा जाता था कि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ। अभी इधर उगाना है तो हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ करना है। तो अच्छा ये इधर हम दिखाने तो इसका अंदर हम थोड़ा दिखा सकते हैं, थोड़ा सा खोल के? बिल्कुल बिल्कुल। ये ताकि दर्शकों को समझ में आए कि हम क्या करते हैं। आयुष जी थोड़ा इधर दिखाइए ताकि ये इसके अंदर है, इसके अंदर वो नहीं। अच्छा आप हाँ। यूँ करें कि आप थोड़ा सा केवल हाथ डालें अंदर। अच्छा यहाँ हम हाथ डाल के देखें तो यहाँ अंदर एकदम गर्म, मतलब बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ अगर अंदर हम हाथ डाल के देखें तो ये आप हाथ डालने से महसूस होगा और मुझे लगता है पूरा खुलने पर इसकी पूरी वो ख़राब हो जाएगी। तो इसको पूरा खोल के हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर समझिए कि टेम्परेचर मेंटेन करने का। आप यहाँ पास में थोड़ा सा दिखाएं तो और पास में है आयुष, तो देखिए अंदर भाप आपको दिखेगा। ये देखिए ये भाप जो है वो जमा हुआ है अंदर से, यानी कि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन है, मतलब बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इसके लिए वो मुफीद है उस बीज के लिए, ताकि वो आसानी से उग सके। तो ये बताइए कि अगर ये वीडियो हमारा कोई दर्शक देख रहा है, चाहे वो किसान हो सकता है, अगर वो आपसे सलाह लेना चाहे, सीखना चाहे खेती जी, तो क्या उसकी क्या संभावनाएं हैं? 100% हैं। 100% हैं। तो संपर्क कैसे कर सकता है आपसे? व्यक्तिगत कर सकते हैं। मतलब अपना पता बता दें या कैसे आपसे कांटेक्ट करते, क्योंकि दर्शक देख रहा हो तो कैसे आए आपके पास, या अपना नंबर कुछ दिन शेयर करना चाहें तो? जैसे पता जैसे आप जानते हैं मेरा, फिर भी दर्शकों को बता दें कि ताकि जानीपुर में आना पड़ेगा उसको, गोरखपुर से कौड़ीराम जी, कौड़ीराम से गोला वाली रोड पे 10 किलोमीटर पे ये जानीपुर मेरा गांव है। और लोकल में अगर वो पूछेंगे तो इंद्र प्रकाश नाम, इंद्र प्रकाश सारे लोग बता देंगे, नहीं जानेंगे। वो गुड्डू के नाम से ही जानेंगे। तो ये जहाँ से मुड़ते हैं अभी वो उस जगह को क्या बोलते हैं, क्या वो टर्निंग पॉइंट है, कहाँ आके खोजें तो? जानीपुर शिव मंदिर है जी। जानीपुर शिव मंदिर पे आके गुड्डू का घर पूछ लें तो कोई पहुँचा नहीं? उसके बाद तो कहीं भी पूछेगा गुड्डू को, अच्छा तो बता देंगे। तो यहाँ पर आके आपसे जानकारी ले सकता है, टिप्स ले सकता है, सीख ले सकता है। बिल्कुल। तो आप जो है वो किसान जो केवल गेहूँ और धान उगाकर और उस तरह की आय नहीं कर पाते हैं और किसानी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं एक समय के बाद, क्योंकि अब देखिए आपकी भी जानकारी में होगा कि नई जनरेशन अब खेती नहीं करना चाहती है, वो खेती से विमुख हो रही है। वो कहती है कि खेती में कुछ है नहीं, पिताजी खेती, हमारे यहाँ खुद हमारे दादाजी किसानी करते हैं, लेकिन उनके ना कोई लड़के किसानी करते हैं, ना उनके नाती या पोते कोई किसानी में जाना चाहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक नज़ीर है कि कैसे आप इस तरह की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, थोड़ा सा उसमें उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल करके, और इसको भी आय का एक अच्छा साधन बना सकते हैं। आय का साधन भी है ये, लेकिन उसके बाद आप देखें अभी हमारा देश आपदा से गुजरा है। जितनी भी फैक्ट्री थी, जितने भी अन्य चीज़ें के प्रोडक्ट थे, वो सभी बंद कर दिए गए। एग्रीकल्चर ही एक सेक्टर ऐसा है जो बंद नहीं हो सकता, कि वो इसको एक दिन भी बंद नहीं कर सकते हैं आप। तो ये वैसा व्यापार है कि कोई भी आपदा आवे, ये तो रहेगा, ये रहना है। और सबसे मूलभूत आवश्यकता भी तो यही है। बिल्कुल।
मतलब बाकी चीज़ जैसे मान लीजिए बाइक है, हाँ, तो बाइक के बिना भी आदमी काम चल सकता है, चल सकता कार के बिना भी चल सकता है, सकता है। लेकिन खाने बिना तो नहीं चल सकता नहीं है। चलेगा। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण रोजगार का साधन हो सकता है, हाँ। अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। देखिए, जब आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे हाँ, हाँ। तो निश्चित रूप से आपका प्रॉफिट होगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो हाँ, मतलब तकनीकी हाँ। थोड़ा सा इस्तेमाल करना करना पड़ेगा। ताकि आप आसानी से और उन्नत तरीके से कर पाएं हाँ, खेती। जैसे ड्रिप इरिगेशन है। हाँ, हाँ, जैसे पहले ये होता था कि किसान वो फर्टिलाइज़र को छिड़कता था। अब ये जो प्रयोग हुआ, हाँ, वो अंदर बीज के अंदर खेती नहीं करता था। नहीं, वो ड्रिप पानी अच्छा। के द्वारा, हाँ, 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 पानी के द्वारा ही इन सभी चीज़ों को पहुंचा दिया जाएगा। तो उससे उसकी निरंतरता भी बनी रहती होगी जी, और क्वांटिटी भी आप तय कर पाते होंगे। जितना हम चाहते हैं उतना ही जाएगा। उतना ही जाएगा। एक बार बस पहली बार सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर उसके बाद आपका लाइफ टाइम, आपका जब तक वो मतलब वो प्रॉपर काम करता रहे तब तक आपको आसानी हो जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है मुझे लगता है किसानी को लेकर। तो कई लोग आते भी होंगे ना आपसे कांटेक्ट करने के, अरे ये कैसे कर रहे हैं आप बता रहे हैं। देखिए, खास करके गोरखपुर में तो नहीं हम ज़्यादा कर पाए। हाँ, 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 लेकिन बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वाराणसी, आजमगढ़, यहाँ के फार्मर जो है मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। उनको टिप्स देते रहते हैं, उनको टिप्स, अगर व्हाट्सएप पे मेरे वो फ़ोटो ही भेज दिया तो फिर उसका निदान भी होता है। ये आपके पुत्र हैं? अच्छा, भतीजा है आपके। भतीजा है। क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक राय नाम है। अभिषेक जी। तो खेती का इतना उन्नत, आप चूँकि आपके ही माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ की जानकारी मिली जी। तो ये बताइए कि खेती आपको भी लगता होगा कि लोग खेती छोड़ के भाग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बता दूँ कि खुद मैं एक बीटेक होल्डर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था और जॉब वॉब करने के बाद भी फिर मुझे लगा कि शायद घर की तरफ चलना चाहिए और घर की तरफ अपनी खेती को संभालनी चाहिए। तो मैंने पहली बार चाचा से ही अनुभव लिया और मैं पपीते की खेती करना चाहता था। पपीते की खेती के लिए मैंने सारी व्यवस्थाएं बना दी। फिर मैंने चाचा से कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि अभी जब आपको शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आप ऐसी फसल को लेके चलें, ऐसी चीज़ों को लेके चलें जिसमें आपका ना ज़्यादा घाटा हो ना ज़्यादा मुनाफा हो। तो फिर मैंने सेफ थोड़ा खेलें। हाँ, बिल्कुल सेफ। तो मैंने शुरू किया था गोभी का। मैंने गोभी के लिए 2 एकड़ के लिए अपना नर्सरी और सब कुछ तैयार किया और थोड़ा सा मौसम साथ नहीं दिया, नर्सरी मेरी बेकार हो गई। ठीक उसके नेक्स्ट ईयर जो है हमने ये अगले सीजन में ये कुफरी मोहन एक वैरायटी थी आलू की, जो इधर अपने पूर्वांचल में पहली बार आई थी और मैंने और चाचा ने खुद ने 2-2 बीघे इसको खेती किया था और पहली बार वो मेरी खेती की पहला एक्सपीरियंस था, पहला था और बहुत अच्छे से हमने किया था और अच्छा प्रॉफिट लिया। लगभग लगा था कितना पहली बार लगभग 2.5 बीघे की खेती हुई थी, 1 एकड़ की खेती हुई थी। उसमें लगभग 33 से 34 हज़ार रुपये मेरा खर्चा गया था और मुनाफा लगभग 1,10,000 के आसपास हुआ था 3 महीने में। तो ये 90 दिन से 100 दिन वाला जो अभी बात हुई। बीटेक की शुरुआती नौकरी से तो ज़्यादा रहा होगा? नहीं, नौकरी तो किया मैंने। शुरुआती नौकरी में जो सैलरी मिली होगी। बिल्कुल। उस टाइम सैलरी क्या होती थी? 2010 और 11 की सैलरी क्या थी? 15,000, 18,000, 20,000 रुपये मंथली। कई गुना कमाया आपने। 15,000 तो सैलरी थी, 10,000 रुपये तो खर्च हो जाते थे उस टाइम में भी। 5,000 रुपये वहाँ बचाते थे। उससे तो अच्छा ही लगा मुझे। अच्छा ही लगा। बिल्कुल। तो खेती पे मतलब आपका तो चूंकि आसपास आपके चाचा जी हैं, ये खेती पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो युवाओं से क्या कहना चाहेंगे या उन किसानों से क्या कहना चाहिए, ये जो गाँव के जो लड़के हैं जो जिनको लगता है कि शहर में ही नौकरी है? शहर नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो सब कुछ देख लिया, शहर भी देख लिया, बाहर भी देख लिया, घर भी देख लिया। जो घर पे आप रह के 10,000 रुपये कमाएंगे वो बाहर आपके 40,000, 50,000 के बराबर है। मैं यही कहता हूँ लोगों से कि भाई 10,000 की व्यवस्था आप अपने घर पे खुद कर सकते हैं। आप में इतना गट्स है, आप तैयारी करिए। आपके पास भगवान ने खेती भी दी है, हम जिसके पास नहीं है खेती उसकी बात अलग है। हमारे एक मित्र हैं, बिहार से हैं, श्यामंद नाम है उनका। उनका एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है, जब भी हमसे मिलते हैं तो कहते हैं खेतिया में देशवा के जान बा। बिल्कुल बा। तो मुझे वो लाइन याद आ गई आज यहाँ पर कि मैं उनको ये साथ क्लिप भेजूँ भी कि आप कहते हैं कि खेतिया में देशवा के जान बा। और वाकई में है भी, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री के समय भी उन्होंने जो किसानी पर, जो खेती पर जो जोर दिया, मुझे लगता है कि आज जो भी क्रांति आ रही है वो शुरुआत उन्हीं की देन है। और सही भी है, क्योंकि
चाहे मनुष्य किसी भी स्थिति में चला जाए, उसे खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और वो सिर्फ कृषि ही पूरा कर सकती है। जैसे कहने का मतलब देखिए, अभी तो इस टाइम जो भी सरकार है वो सरकार खेती के प्रति बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट कर रही है, बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रही है। आपको बस सुविधा लेने की ज़रूरत है। आप कैसे उनसे मिलें, जाके सारी व्यवस्थाएं अपनी बताएं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। जितना भी आप करना चाहते हैं उसका एक बकायदे बायलॉज बनाए, एक बायोडाटा बनाए, बना के अपने बैंक को दें, वहाँ से आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब आप अगर करना चाहें तो आपके लिए सब कुछ संभव है। चलिए, तो आपने इतना समय दिया, और आपके चाचा जी तो चले गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप जो है खेती को भी अपने आय का प्रमुख साधन बना सकते हैं, और जो है अपना हमारा जो पुराना जो आय का साधन है, हमारे पूर्वज जो करते आए हैं, खेती करते आए हैं, उसे स्वीकारने की ज़रूरत है, और उसमें भी थोड़ी सी आप टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल करके आप इसे भी आय का अच्छा साधन बना सकते हैं। इस तरह की और भी रिपोर्ट्स हम आप तक लाते रहेंगे, और अगर आपकी जानकारी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जो आपको लगता है कि हमें कवर करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कवर करनी चाहिए, या कहीं पे कुछ यूनिक आपको दिखे, कोई भी ऐसी घटना या कोई भी ऐसी स्टोरी, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।